दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमित शाह की जो इंटरव्यू है उसमें जो राहुल गांधी को एक चेतावनी दी है कि अगर आपको बात करनी है तो पार्लियामेंट खुला हुआ है, पार्लियामेंट में आकर के चुनौतियों का सामना करें और जो 1962 से लेकर के अब तक जो चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ जो घटा है उस पर खुल करके चर्चा करें। ये सबसे बड़ी बात है कि जो राहुल गांधी ट्विटर खेल रहे हैं, आज जो अमित शाह के दिए गए इंटरव्यू में वो राहुल गांधी के लिए कड़ी चुनौती होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने कहा था कि सरेंडर मोदी, गलती से उन्होंने सुरेंद्र मोदी भी लिखा था। और दूसरी बात यह है कि एक ट्वीट और किया था कि कार्य समिति को उन्होंने कायर समिति लिखा था। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि जो इनके ट्विटर हैंडल को देखने वाले लोग हैं, क्या वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि जो लिखने से पहले उसको एक बार जांच लें। अगर उनसे सही नहीं लिखा जाता है तो किसी सीनियर पर्सन से उसकी जांच करा करके उस ट्वीट को सभी के सामने लाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जनता है वो हर एक शब्द को बड़ी बारीकी से देखती है और उस पर रिएक्ट भी करती है। क्योंकि राहुल गांधी एक बहुत बड़ी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जिम्मेदारी भी ये बनती है कि जनता के सामने जो भी चीज़ें हैं वो सही आए, कोई भी किसी भी तरह का कोई घुमाव फिराव ना हो। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें तो अमित शाह के बाद अब शरद पवार ने भी अखाड़ा खोल दिया है कि जो कांग्रेस के बहुत करीबी और उनके मित्र भी माने जाते हैं, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी का साथ दिया है और उन्होंने कहा है कि ऐसे समय पर इस तरह की बचकाना हरकत करने से बचना चाहिए। और जो समय है अब जो 1962 का जो इतिहास है वो भी नहीं भूलना चाहिए कि जो 45,000 स्क्वायर किलोमीटर जो जगह 1962 में जब कांग्रेस सरकार चलाती थी उस समय चाइना को दे दी थी, तो वो अभी तक वापस नहीं आई है। अभी भी ज़मीन चाइना के पास है। तो क्यों भूल जाते हैं कांग्रेसी कि इस तरह की जो मानसिकता है और केवल एक प्रधानमंत्री को टारगेट करके इस तरह की जो बचकानी हरकत करते हैं। और जब पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है तो उस समय इस तरह की राजनीति करना बहुत ओछी हरकत है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि राहुल गांधी हैं, पता नहीं कौन सा खाना खाते हैं, क्या खा के पी के निकलते हैं और उसके बाद सुबह आते हैं उसको ट्विटर के माध्यम से सबको निकाल कर उगल देते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब पूरे दो देशों के बीच में कोई तनाव चल रहा हो तो यहाँ पर पूरा विपक्ष है वो आज सरकार के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से सर्वदलीय मीटिंग हुई तो उसमें भी सरकार से सवाल जवाब जरूर किए, परंतु उस समय भी स्टैंड सरकार के साथ खड़े किए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि मायावती ने भी अखाड़ा खोल दिया और मायावती पहले से भी मुखर वक्ता रही हैं, तो उन्होंने भी बड़ी बेबाकी से कहा है कि राहुल गांधी जिस तरह की बचकाना हरकत कर रहे हैं इससे बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने एक और गंभीर आरोप ये लगाया है कि अगर जो दलित हैं या माइनॉरिटी हैं इनके लिए अगर कांग्रेस कुछ कार्य करती तो हो सकता है कि बसपा का जन्म नहीं होता। यहाँ पर इन्होंने इतना बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया है कि कांग्रेस की जो रणनीति रही है पहले से ही छलावे की रही है। जैसा कि आपने देखा है कि तरह तरह के घोटाले देश के सामने निकल के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष तक को नहीं कांग्रेस ने बख्शा, उसको भी डोनेशन के नाम से उससे भी इन्होंने 100 करोड़ के आसपास की रकम इन्होंने अपने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए निकाली। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि चाइना से भी इन्होंने 90 लाख रुपए लिए। ये इस तरह की राजनीति इन्होंने की कि जो ज़रूरत थी अल्पसंख्यकों के लिए या फिर माइनॉरिटी के लिए, जो गरीब परिवार थे उनके उत्थान के लिए अगर ये काम करते तो हो सकता है कि मायावती की जो पार्टी है बसपा वो उसको जन्म नहीं मिलता। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि प्रियंका वाड्रा ने मायावती जी के ऊपर गंभीर आरोप ये भी लगाया कि उन्होंने कहा है कि मायावती बीजेपी की प्रवक्ता हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर मायावती कांग्रेस की तरफदारी करती और चाइना के साथ या पाकिस्तान के समर्थन में अगर कोई बात रखती तो उनको ये लगता है कि वो कांग्रेस की तरफदारी कर रही है। यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कांग्रेस
कि जितने भी लीडर हैं इस तरह की भाषा और भाषा मर्यादा को लांघ करके इस तरह की बातें करते हैं। आज इस पर आपको भी बिल्कुल हंसी आती होगी कि मायावती जो एक समय बीजेपी को धोखा देने के बाद से कभी मायावती बीजेपी के साथ खड़ी नहीं दिखाई दी थी, परंतु आज अगर दो देश का तनाव चल रहा है तो मायावती आज नरेंद्र मोदी जी के नीति और कूटनीति के साथ खड़ी है और उन्होंने कहा है कि हमें विश्वास है और विश्वास है पूरी देश की जनता को भी विश्वास है कि जो केंद्र सरकार है वो ठोस कदम उठाएगी। तो यहाँ पर अगर बात हम करें कि जो अमित शाह हैं वो भी इस बात को कह चुके हैं कि जब 20 जवान शहीद हुए उसको लेकर के हमारी सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो एकदम ठोस उठाए हैं और अब इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता जिस तरीके से केंद्र सरकार ने रणनीति तैयार की है और चाइना को चारों तरफ से घेरा है, तो अब कहीं ना कहीं चाइना भी बौखला गया है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये करते हैं कि कुछ वामपंथी चैनल हैं चीन के मैप को दिखाते हैं, कभी सैटेलाइट पिक्चर्स को दिखाते हैं, तो उनमें दिखाते हैं कि इतने सैनिक वहाँ पर आ गए, इतने टेंट वहाँ पर खड़े कर दिए। तो आपको ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अगर टेंट और सैनिक वहाँ पर इतने आ 10,000 सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं तो क्या लगता है कि आपको कि भारत सरकार शांत बैठी होगी? क्या भारत सरकार के पास सैटेलाइट नहीं है जो सैटेलाइट से देख नहीं रही होगी? क्या अगर ऐसी कोई वहाँ पर हरकत हो रही होगी तो क्या वहाँ पर जो सेना के जो अधिकारी हैं वो एक्टिव नहीं होंगे? परंतु यहाँ पर जो चीनी और पाकिस्तान परस्त जो यहाँ पर वामपंथी और नक्सलवाद के जितने भी पत्रकार हैं तरह का प्रोपरगंडा चलाने की कोशिश करते हैं। चीन भी इन मामलों में बहुत बड़ा एक प्रोपरगंडा चलाता है कि टेंट लगा दिया और जिससे कि भारत के अंदर एक तनाव जैसा माहौल हो और वहाँ उनको पता है कि हमारे जो वहाँ पर गुर्गे बैठे हैं वो इस तरह की बातें ज़रूर करेंगे और भारत की सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश भी करेंगे। अल जजीरा एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, उसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि कम से कम 1000 से ज़्यादा ट्विटर पर और फेसबुक पर जो फेक आईडी हैं वो इंडिया में एक्टिव हैं, जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और बाहर की जो कंट्री हैं वहाँ से चलती है। तो आपको इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अगर कोई भी पोल, अगर कोई भी बात अगर यहाँ से की जाती है तो वो लोग एकदम से एक्टिव होते हैं और वो केवल और केवल देश भारत के खिलाफ ही वो चीज़ें लिखते हैं। तो सोशल मीडिया का एक माध्यम उन्होंने इस तरीके का यूज़ किया है और राहुल गांधी की अगर कोई भी बात होती है उसको ट्रेंडिंग में ला करके उसको सभी के सामने रखते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि सरेंडर मोदी उन्होंने लिखा तो सुरेंद्र मोदी को भी उन्होंने ट्रेंड में ला दिया। तो अब यहाँ पर अंदाज़ा ये लगा लेना चाहिए कि जिस तरीके से एक वंश है केवल जो देश के अंदर जिस तरह की जो माहौल है दो देशों के बीच उसमें भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें कि अगर मायावती इस बात को कहती हैं कि अगर प्रवासी जो मजदूर हैं जो इधर उधर से भागे हैं अगर उनके लिए कांग्रेस ने कार्य किया होता तो हो सकता है कि जो स्थिति अभी के समय में देखने को मिली तो वो नहीं देखने को मिलती। अब सबसे बड़ा सवाल इन कांग्रेसियों के सामने ये खड़ा होता है कि अगर आपने देश में इतने समय तक राज किया और अगर 45,000 स्क्वायर किलोमीटर आपने चाइना को दे दी, बाकी पाकिस्तान को दे दी, तो अगर ज़रूरत थी आज अगर केंद्र सरकार ने जब एक ठोस कदम उठाने की कोशिश की है तो आज उनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए था कि ना कि पाकिस्तान और चीन के साथ खड़ा होना चाहिए था। आज कहीं ना कहीं समझ में ये आता है कि कांग्रेस जो मायावती पर आरोप लगा रही थी कि मायावती जो भाजपा की प्रवक्ता हैं कहीं ना कहीं आज देश की जनता को ये समझ आ रहा है कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान और चाइना की प्रवक्ता बनकर के देश के अंदर जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। तो आपको इससे पता चलता है कि जिस तरीके से कांग्रेस का जो चरित्र और चलन रहा है वो देश के इस तरीके का रहा है कि जिससे कि देश की जो
गौरवपूर्ण जो इतिहास रहा है उसको डुबोने का काम किया। शरद पवार ने इतना बड़ा आरोप लगाया कि अगर आप आज जो सवाल करते हैं तो आपको इतिहास नहीं भूलना चाहिए। 1962 में 45,000 स्क्वायर मीटर आपने किलोमीटर आपने ही जगह दी और आपने उसके बाद इस पर कभी भी चर्चा करने के लिए नहीं सोचा। अगर आज अमित शाह भी कहते हैं कि अगर जो आज आप ट्विटर खेल रहे हैं तो खुल के आइए, पार्लियामेंट में खुले तौर पर चर्चा होगी और सवाल जवाब भी होंगे और कहाँ क्या किसकी कमी रही वो भी देश के सामने निकल के आ जाएगी। अब इस बात का थोड़ा सा इंतजार सभी को रहेगा कि अगर पार्लियामेंट खुलती है तो वहाँ पर 1962 से लेकर के अब तक की कोई चर्चा होती है या नहीं होती है, कांग्रेस उस चुनौती को किस तरीके से लेती है। दूसरी बात यह है कि प्रियंका गांधी हैं वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश में राजनीति करने के लिए निकल के आती हैं, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो या फिर कोरोना के संक्रमण की बात हो या फिर प्रवासी मजदूरों के पलायन की बात हो। अगर इनकी जो और अदर राज्यों में जो सरकारें हैं उनके लिए एक भी शब्द इनका निकल के नहीं आता है। केवल और केवल इनको जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं कोरोना या प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में ही दिखाई देते हैं भागते दौड़ते हुए। बाकी ना तो इनको राजस्थान में दिखाई देते हैं, ना महाराष्ट्र में दिखाई देते हैं, ना इनको छत्तीसगढ़ में दिखाई देते हैं। केवल और केवल राजनीति करनी है तो वो उत्तर प्रदेश ही बचा है राजनीति का अखाड़ा, क्योंकि वहाँ से प्रधानमंत्री की भी सीट आती है, दूसरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो कार्य हैं वो भी सामने आते हैं। जिस तरीके से उनका कार्य शैली रही है प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत विशेष तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्य किया जा रहा है, करोड़ों को रोजगार की जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है। तो यहाँ पर ये साफ साफ दर्शाता है कि जो हमारे देश के अंदर का माहौल है, जो वामपंथी और नक्सलवाद के जितने भी गैंग हैं वो कांग्रेस परस्त लोग हैं वो बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं। जब दो देशों का तनाव चल रहा है तो इस समय सभी को एकजुट होकर के एक सुर में बोलना चाहिए और मायावती ने आज ये कांग्रेस के ऊपर हमला बोल करके ये साबित कर दिया है कि आप देश के खिलाफ हो और आप चाइना और पाकिस्तान के प्रवक्ता बन करके आप दिखाई दे रहे हो। तो इस तरह की चर्चाएं आजकल चल रही हैं और जबकि देश के हित के लिए आज सभी को देश के साथ खड़ा होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठोस कदम के साथ खड़ा होना चाहिए, जबकि कुछ लोग हैं जो चाइना और पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।